हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा नया लेक्चर है। आज हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था दैट जब भी आप एक चार्जेड पार्टिकल पे या जब भी आप चार्जेड पार्टिकल को एक मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हो तो उस चार्जेड पार्टिकल पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको हम लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। उससे मेरे 4 वीडियोस है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो प्लीज वो लेक्चर्स आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वाला लेक्चर जो है आराम से समझ आएगा। तो जिसने ये लेक्चर देखा है उसको बिल्कुल समझ आएगा कि हमने जो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन निकाला था वो रिलेशन कुछ ऐसे था, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। वो रिलेशन ऐसे था, कुछ ऐसे, या हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिखते हैं F इज इक्वल टू QVB साइन ऑफ थीटा, कुछ ऐसे। वायर Q इज द चार्ज, ये चार्ज है जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हो। V उसी चार्ज की वेलोसिटी है कि आप किस वेलोसिटी से इस चार्ज को चलाते हो। B जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसमें आपने इस चार्ज को चलाया, और थीटा इस V के बीच में और B के बीच में एंगल सबटेंडेड होता है। गुड। अब आज का लेक्चर जो है, आज के लेक्चर में हम क्या करना चाहते हैं? आज के लेक्चर में हम चार्ज को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली आज के लेक्चर में एक कंडक्टर को कंसिडर करने वाले हैं और उस कंडक्टर में बेसिकली करंट फ्लो हो रही है। लेकिन आप समझो, अगर कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है और आपने इसी कंडक्टर को फॉर एग्जांपल एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेकिन मुझे बताओ कि जो करंट फ्लो कर रही है वो किसकी वजह से फ्लो कर रही है? सर वो तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो कर रही है, चार्जेस की वजह से फ्लो कर रही है। क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं कि मेरे पास अब एक चार्ज नहीं है, मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं जो बेसिकली मूव कर रहे हैं इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि करंट कब चलेगी? सर करंट तब चलेगी जब चार्जेस चलेंगे इन द कंडक्टर। जब चार्जेस चलेंगे कंडक्टर में और आपने इस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसका दूसरा मतलब यह है कि आप आज के केस में एक ही चार्ज को नहीं चलाते हैं, आप बहुत सारे चार्जेस को मूव करा रहे हैं इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इससे पहले जो आपने लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स का केस पढ़ा था उसमें हमने एक चार्ज को चलाया था, लेकिन आज हम बहुत सारे चार्जेस को चलाने वाले हैं। अब देखो बेटा, यहां पे एक चार्ज चल रहा है, यहां पे दूसरा चार्ज चल रहा है, यहां पे और एक चार्ज चल रहा है, यहां पे और एक चार्ज चल रहा है। और जब ये चलते हैं ये करंट को बनाते हैं। हमें चलने से गरज है, जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज चलेगा तो ये एक लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स को बनाएगा, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि कंडक्टर में एक ही लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा? कंडक्टर में इसकी वजह से भी एक फोर्स एक्सर्ट होगा, इसकी वजह से भी फोर्स एक्सर्ट होगा, इसकी वजह से भी फोर्स एक्सर्ट होगा, इसकी वजह से भी फोर्स एक्सर्ट होगा। क्या इन सभी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी? देखो, ये चार्ज इसी वायर में इसको चलना है तो इस चार्ज की डायरेक्शन ऐसे ली जाएगी, इस चार्ज की डायरेक्शन ऐसे ही ली जाएगी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही ली जाएगी और इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही ली जाएगी। और अगर आपको याद होगा, राइट हैंड पाम रूल हमें डायरेक्शन ऑफ द लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स देता है। देखो, राइट हैंड पाम रूल ये बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास चार्ज की मोशन की डायरेक्शन है, कुछ ऐसे। अगर ये चार्ज है, चार्ज ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स इस चार्ज की वजह से इधर होगा, 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 अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तब आपको याद होगा, मेरे पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि तब आपको इस फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स करना है। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज चल रही है तब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होती है। देखो, ये अपने फिंगर टिप्स राइट हैंड के किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। अच्छा, आपका थंब किधर? जिस डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सर वो तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इधर फोर्स लगने वाला है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर फोर्स लगेगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब यही फोर्स रिवर्स हो जाएगा, तो नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन गर्ज इस चीज से है दैट जब भी एक कंडक्टर में करंट पास होगी
करंट फ्लो करेगी, तब इस कंडक्टर में बेसिकली चार्जेस फ्लो करेंगे, और ये केस क्या बन जाएगा, ये केस बन जाएगा चार्ज मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारे चार्जेस एक लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये वाला चार्ज इधर जाना चाहता है, ये वाला चार्ज इधर जाना चाहता है, सारे चार्ज इधर जाना चाहते हैं, तो सारा कंडक्टर भी उधर ही मूव होगा। देखो सारा कंडक्टर उधर ही मूव होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी आप एक कंडक्टर को, नहीं करंट कैरिंग कंडक्टर को, जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उसमें एक फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, जिस फोर्स की कैलकुलेशन हमें चाहिए कि कितना फोर्स एक कंडक्टर में, कितना फोर्स एक कंडक्टर पे लगेगा जब इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और इसमें एक करंट फ्लो कर रही होगी। हम बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, आपको और एक चीज याद होगा दैट जब भी चार्जेस करंट बनाते हैं कंडक्टर में, तब आपको याद होगा उनके पास एक डेफिनेट वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं। मतलब जब हमने करंट पढ़ा था, तो करंट में आपने पढ़ा होगा दैट जब भी चार्जेस करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, जब भी एक कंडक्टर में करंट चलाई जाती है, उसमें जो चार्जेस चलते हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चलते हैं, जिसको हम बेसिकली एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है वीडी से। और हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। आपको याद होगा I इज इक्वल टू एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपका माइंड रिफ्रेश करना चाहूंगा। I जो है, I रिप्रेजेंट करती है कि कितनी करंट पास कर रही है कंडक्टर में, एंड रिप्रेजेंट करता है इस कंडक्टर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ए रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर को, और वीडी रिप्रेजेंट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ए जो है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कंडक्टर का, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, और एम जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो दो रिलेशंस हम यूज करने वाले हैं यहां पे, एक लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स की रिलेशन F इज इक्वल टू QEB साइन ऑफ थीटा, एक तो मैं ये रिलेशन यूज करने वाला हूं जिसमें हमें सारी चीजें पता है। F लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स वो फोर्स जो लगेगा एक चार्जेड पार्टिकल पे जब इसको चलाया जाएगा, ये चलाया जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे, ठीक है ना, तो ये फोर्स लगने वाला है। और दूसरा, जब भी आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसिडर करोगे, तब उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस चलेंगे, उनकी वेलोसिटी हमेशा रिप्रेजेंट की जाएगी एज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ ऐसे एज्यूम करूंगा। आई सपोज दैट मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज वी हैव अ कंडक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर है। देखो हम कैसे लेंगे, वी सपोज दैट वी हैव अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है, इसलिए मैंने एक पैरेलल लाइन से ड्रॉ किया इसको। ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें मैंने एक कंडक्टर को ड्रॉ किया है, और ये कंडक्टर जो है इसमें करंट I चल रही है, और इस कंडक्टर की लेंथ को हमने L मान के रखा है। ये देखो, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, L कंडक्टर की लेंथ है, ये L कंडक्टर की लेंथ है, I इसमें बहने वाली करंट है, और इस कंडक्टर को हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कि इसने एंगल थीटा बनाया है, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं इस कंडक्टर को थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा सो दैट आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन होगा, क्योंकि मुझे इसमें से एक एलिमेंट काटना है फिर बाद में। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, चलो ये इसको मैं शेड करूंगा
तो ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें करंट आई ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये करंट आई ऊपर की तरफ जा रही है, मैं करंट दिखाऊंगा। ये करंट जो है आई, करंट ऊपर की तरफ जा रही है, ये करंट आई ऊपर की तरफ जा रही है, और इसने एंगल थीटा सबटेंड किया है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें देखना है दैट इस पे लगने वाला लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स, या हम मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। देखो बेटा हम क्या करेंगे। अच्छा, हम एक काम करेंगे, हम इस कंडक्टर का छोटा सा पार्ट कंसिडर करेंगे। हम इसका छोटा सा पार्ट काटेंगे। इधर मैं छोटा सा पार्ट काटने वाला हूं। देखो बेटा, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा पार्ट काटा इसका, ये जो आपको व्हाइट में दिख रहा है, ये मैंने इसका छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है, जिसकी लेंथ बेटा dl है। तो मैंने इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है, dl वो छोटा पार्ट है। अब इस dl में बहुत सारे चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे फ्लो कर रहे होंगे। अब इस dl में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे विथ विच वेलोसिटी, बोलो, विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उन इलेक्ट्रॉन्स पे, हर किसी इलेक्ट्रॉन पे एक लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, सर वो तो हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। फोर्स experienced by एक चार्ज की वजह से, वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको याद होगा कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सर फोर्स एक्सपीरियंस जो है वो कुछ ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी, कुछ ऐसे, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब अगर इसको प्रॉपरली लिखा जाए तो Q के बदले हम E लिखेंगे, चार्ज और इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, डायरेक्शन लास्ट में हम पाउंड रूल से डिफाइन करेंगे। तो Q के बदले हम E डाल के रखेंगे, और फिर इसको ब्रेक करके लिखेंगे VB साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ चार्जेड पार्टिकल, जिसको आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया है, उनके बीच में देखो, उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर रखा गया है। तो आप इसको V के बजाय VD भी लिख सकते हो, ये मैंने इसको VD यहां पे रखा, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम रखता हूं। अच्छा, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना फोर्स एक्सर्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दो इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे सर, मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, तीन इलेक्ट्रॉन कितना करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3। अच्छा, 100 इलेक्ट्रॉन्स कितना करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इस डीएल में कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, इस डीएल पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। जरा वो मुझे बताओ, वो कैसे पता चलेगा। सर अगर हमें पता चला कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1000 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमें इसका फोर्स निकल जाएगा। तो पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि इस डीएल में, इस छोटे से एलिमेंट डीएल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सर फिर जब हमें डीएल पे फोर्स मिलेगा और हम इंटीग्रेट करेंगे उसी फोर्स को, देखो इस डीएल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ टी डी एफ। सर स्मॉल फोर्स होगा, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहां पे स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे। कंडक्टर, सारे कंडक्टर में चार्जेस का नंबर बहुत ज्यादा होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आप इसका छोटा एलिमेंट काटोगे, इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो लगने वाला फोर्स भी ऑब्वियसली कम होगा। इसलिए मैंने उसको डिनोट किससे किया, डीएफ से। तो डीएफ को अगर आप डीएफ निकालते हो, इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, उसके बाद इसी डीएफ को क्या करते हो, बोलो, इंटीग्रेट करते हो यहां से लेके यहां तक, तो आपको क्या मिलेगा सर, हमें एफ मिलेगा। अच्छा एफ क्या होगा सर, एफ तो टोटल फोर्स होगा कंडक्टर पे, जो हमें निकालना है। तो यही हमारा बेसिकली टारगेट रहेगा, दैट एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इतना है, हम देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फिर हम इस डीएल पे टोटल फोर्स निकालेंगे कि इस डीएल पे छोटा फोर्स जो लगने वाला है वो कितना होगा,
उस फोर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिलेगा। ठीक है ना, यही सारी कहानी है और इसमें से हमें बेसिकली निकल जाएगा व्हाट इज द फोर्स। तो पहली बात यह है सर हम कैसे निकाले दैट इस डीएल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके लिए हम इंपॉर्टेंट वर्ड एक यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एन को, स्मॉल एन को। स्मॉल एन जो है हम डिफाइन करेंगे स्मॉल एन को दैट स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम। सर ठीक, एक यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने, एन। एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक वॉल्यूम में, एक मीटर क्यूब में। एक वॉल्यूम मींस एक मीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा 2 मीटर क्यूब में कितना होगा, मतलब 2 यूनिट वॉल्यूम में ट्वाइस एन होगा, ऑब्वियसली ट्वाइस एन होगा। अरे एक में एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 2 में कितने होंगे सर, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ट्वाइस एन। अच्छा 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 3 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट होंगे, 3 टाइम्स एन। 100 मीटर क्यूब में कितने होंगे सर, 100 टाइम्स एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तो आसान तरीका है, अगर हमें वॉल्यूम पता चला उस वॉल्यूम को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। देखो अगर वॉल्यूम इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, अगर वॉल्यूम इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, अगर वॉल्यूम इतना है या इतना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है। अगर हमें इस डीएल का वॉल्यूम पता चला, उस वॉल्यूम को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो, n के साथ, तो हमें वॉल्यूम ऑफ दिस डीएल मिलेगा। अब सवाल है सर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे इसका, ये तो लेंथ है, नहीं, ये बेसिकली इस कंडक्टर का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। हम अज्यूम करेंगे दैट इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, तो इस एलिमेंट को अगर मैं काटूं, ये एलिमेंट कुछ ऐसे बनाया गया है, देखो इस एलिमेंट को अगर मैं काटूं तो ये डीएल है, देखो ये डीएल है। अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ कितनी है बेटा, डीएल, तो ए इंटू डीएल क्या बनाएगा, ये वॉल्यूम बनाएगा, तो इसीलिए वॉल्यूम तो हमें मिला फिर। अच्छा इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए इंटू डीएल, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाई डीएल, वॉल्यूम बनाएगा। अच्छा अगर उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो हम कुछ ऐसे यूज करेंगे, देखो बेटा हम कुछ ऐसे लिखेंगे, हम इसको स्टेप्स में प्रूव करेंगे। हम लिखेंगे इफ A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर A को मैं मान के चलूं कि तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देन जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है कौन, डीएल, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, जिसकी लेंथ हम डीएल कंसिडर कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई डीएल। ये मेरे पास ए मल्टीप्लाइड बाई डीएल इसका वॉल्यूम आ गया। इसके बाद ऑल्सो अगर हम कंसिडर करें इफ एन, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको समझ आया होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो पर यूनिट वॉल्यूम। ऑल्सो इफ एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तब देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किसमें, इन डीएल इज इक्वल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, n मल्टीप्लाइड बाई a इंटू डीएल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस डीएल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मिले। अच्छा ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। अच्छा एक चार्ज पे
एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना है बोलो? एक चार्ज पे लगने वाला फोर्स इतना है सर, E VD B साइन ऑफ थीटा, एक पे। अच्छा, दो पे लगने वाला कितना होगा सर? 2 टाइम्स दिस। क्यों? क्योंकि उन सभी फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इधर है, तब इस पे भी इधर होगा, तब इस पे भी इधर होगा, तब इस पे भी इधर होगा। पहले ही सिखा चुका हूं मैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स आप कंसिडर कर रहे हो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन सेम होगी ऑब्वियसली। तो वेलोसिटी सेम है तो इस बी के साथ लगने वाला या बनने वाला एंगल हर किसी इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी सेम होगी। इसलिए सारे फोर्सेस एड अप हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इतना है, 2 पे होगा मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 पे होगा मल्टीप्लाइड बाई 10, इतनों पे होगा मल्टीप्लाइड बाई इतना, कितना? NaDl। क्या इसका मतलब यह है सर कि इस dl पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा EVDB साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई NaDl। एग्जैक्टली। तो हम क्या लिखेंगे नाउ? स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंट dl, जो एलिमेंट dl स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो कितना होगा? कुछ ऐसे लिखेंगे नाउ स्मॉल मैग्नेटिक फोर्स experienced by element dl, जो एलिमेंट dl फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्मॉल फोर्स, इज गिवन बाय, देखो वो कैसे लिखूंगा मैं, इज गिवन बाय, मैं उसको df नाम दूंगा। ये स्मॉल फोर्स है जो मैं पहले बता चुका हूं। वो कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स E, हाँ, VD B साइन ऑफ थीटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dl में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितना? NaDl। ठीक है ना? इसको थोड़ा ऑर्डर में लिखेंगे। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इंप्लाइज df स्मॉल फोर्स, लगने वाला स्मॉल फोर्स इस dl पे कितना होगा? NeAVD। Ne, देखो Ne, ये वाला A, ये वाला A, ये VD, ये VD, ये B, ये B, और ये DL, और ये DL, और ये साइन थीटा। इसको मैंने ऑर्डर बताया। ठीक है ना? कुछ लोगों को समझ आया होगा कि सर ने ऐसे क्यों लिखा। जिनको समझ नहीं आएगा उनको मैं अभी बताने वाला हूं। अच्छा, अब मुझे बताओ, मुझे स्मॉल फोर्स निकालना था कि मुझे टोटल फोर्स निकालना था, है कि नहीं? लेकिन टोटल फोर्स निकालने से पहले आप देखोगे इस रिलेशन को आप जानते हो, NeAVD। पहले ही स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन है वो कुछ ऐसे है, I is equal to NeA, हाँ बोलो, VD। तो ये NeAVD है क्या? ये NeAVD करंट को बनाएगा। सर कौन सी करंट? जो बेसिकली कंडक्टर में फ्लो कर रही है, वो कितनी है? I। तो मैं इसको कभी भी I से रिप्लेस कर सकता हूं। इंप्लाइज df जो है दैट्स इक्वल टू I, ये I होगा, फिर है B, फिर B है, फिर DL है, और फिर साइन ऑफ थीटा है, कुछ ऐसा। ये समझ आया? हाँ। अब देखो वायर मैंने यूज किया, I जो है, I किसके बराबर है? NeAVD के बराबर। नाउ टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, किसने बोलो? एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर, द करंट कैरिंग वायर इज ऑब्टेन्ड एज, इसको ऐसे ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन्ड एज, देखो कैसे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ df इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोलो, I और B और DL और साइन ऑफ थीटा। अब मुझे बताओ इस पे कौन सी चीज इंटीग्रेट होगी? देखो सर, I तो कांस्टेंट है,
क्योंकि लगने जो करंट इधर है उतनी ही करंट इधर होगी, उतनी ही करंट इधर होगी, उतनी ही करंट इधर होगी, क्योंकि ये सारे डीएल सीरीज में कनेक्टेड होंगे। देखो अगर मैं और एक डीएल इधर काटूं, इधर और एक डीएल काटूं, इधर और एक डीएल काटूं, ये सारे डीएल्स ऑब्वियसली सीरीज में है, तो इन सारे डीएल्स का जो फ्लो ऑफ करंट है वो सेम होगा। तो जितनी करंट इस डीएल पे पास करेगी उतनी इधर भी पास करेगी, उतनी इधर भी पास करेगी, उतनी इधर भी पास करेगी। तो डीएल को चेंज करने से बेसिकली हमारा करंट चेंज होने वाला नहीं है, तो करंट कांस्टेंट रहेगा। बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म हमने लिया है तो वो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। थीटा ऑब्वियसली कांस्टेंट है, तो जितना इधर बनेगा एंगल उतना ही इधर बनेगा, उतना ही इधर बनेगा, ठीक है ना। अब रहेगा क्या, देखो रहेगा क्या, देखो इधर हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ को देखूं लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रेशन डीएफ को अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, वो एफ बनाएगा, है कि नहीं। एफ का मतलब टोटल फोर्स, किस पे, कंडक्टर पे। कौन से कंडक्टर पे, सब जिसमें करंट फ्लो कर रही है और जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो हमें एफ मिलेगा। टोटल फोर्स जो है वो होगा आई सर बाहर आएगा, बी भी बाहर आएगा, साइन थीटा भी बाहर आएगा, वहां रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, कुछ ऐसे। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का क्या मतलब है, सभी डीएल्स को यहां से लेके यहां तक आप लोग ऐड करते जाओ, ये वाला पार्ट, जब सारे डीएल्स को आप ऐड कर रहे हो तो मिलेगा क्या आपको, सर हमें तो टोटल कंडक्टर मिलेगा, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर मिलेगी। सारे छोटे छोटे लेंथ्स को आप ऐड करते जा रहे हो, एड अप, सम अप, आप ऐड करते रहो सारे छोटे छोटे डीएल्स को, तो आपको टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर मिलेगी। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एल से, इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू आई बी साइन ऑफ थीटा multiplied by L. It further implies F can be written as I L B sin of theta. अब देखो यहां से और एक कहानी स्टार्ट होती है। ये बेसिकली लगने वाला फोर्स है किस पे, इस पे, किस पे, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स ये है। लेकिन इस अगर हम अज्यूम करें दैट लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सर उसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे हम, और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही लेंगे जो करंट की डायरेक्शन है। मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो लेंथ वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही लेंगे। अगर करंट नीचे की तरफ आ रही है तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आ रही है। तो अब से मैं इस लेंथ को लेंथ का नाम नहीं दूंगा, इसको मैं लेंथ वेक्टर के नाम से जानूंगा। ये लेंथ वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। अब देखो सर उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये थीटा डिफाइन होगा कि मैं एंगल हूं एल और बी के बीच में। देखो सर ये एल है, ये एल की डायरेक्शन है कि नहीं, ये बी की डायरेक्शन है, देखो ये एल की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, तो ये थीटा किस किस के बीच में है सर, बी और एल के बीच में। क्या बी और एल के बीच में कि लेंथ डायरेक्शन ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ बी एल के बीच में, हाँ डायरेक्शन ऑफ एल के बीच में और डायरेक्शन ऑफ बी के बीच में एंगल है। अब देखो, अच्छा अगर ये थीटा इस लेंथ वेक्टर के बीच में और बी के बीच में एंगल है, तब हम कभी भी इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू आई, और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं। किस किस के बीच में, बोलो बोलो, एल के बीच में और बी के बीच में। सर क्यों, क्योंकि जब आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करोगे वेक्टर्स में, क्रॉस प्रोडक्ट ब्रेक करने की वजह से क्या वापस आएगा, बोलो साइन थीटा। तो ये रिलेशन कब पॉसिबल है सर, ये रिलेशन तब पॉसिबल है जब हम लेंथ को ऑर्डिनरी लेंथ नहीं मान के चलेंगे, बल्कि उसको लेंथ वेक्टर मान के चलेंगे, और उस लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल वहीं से ली जाएगी, बोलो कहां से, जहां से करंट की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास रिलेशन है, ये एक वेक्टर रिलेशन होगी जिससे हमें डायरेक्शन ऑफ लोरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर मिलेगी। अब देखो, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सी अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, सर एल क्रॉस बी इसने क्यों लिखा, बी क्रॉस एल क्यों नहीं लिखा। मैं दोनों लिखूंगा, एफ इज इक्वल आई बी क्रॉस एल, फिर से अगर ब्रेक करेंगे बी और एल के क्रॉस प्रोडक्ट को, फिर से सर साइन थीटा मिलेगा। तो आपने इसी को चूज क्यों किया, इसको चूज क्यों नहीं किया। इन दोनों रिलेशंस में जो रिलेशन
इन दोनों रिलेशंस में जो रिलेशन करेक्टली डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिफाइन करेगी वही रिलेशन सही मानी जाएगी। इन दोनों सुनो, इन दोनों रिलेशंस में जो रिलेशन सही में डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिफाइन की करेगी उसी रिलेशन को सही माना जाएगा। अब सवाल है सर सही में कैसे देखा जाए? देखो इधर देखो, हम यहां पे कंडक्टर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। अगर आपने कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ कंसिडर की है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास कंडक्टर है। अगर आपने करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चूज की है तब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे होंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मानी जाती है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ कंसिडर हुई है, जो हमने अभी कंसिडर की थी, तब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन नीचे की तरफ होगी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, कुछ ऐसे दिस वे। ठीक है ना? जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला इन इलेक्ट्रॉन्स पे कौन से डायरेक्शन में होगा? याद रहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है, मैं पाम रूल यूज करूंगा। देखो पाम रूल, ये सर मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो देखो देखो, ये सर मैग्नेटिक फील्ड है ए, ये कौन सा, जिस डायरेक्शन में आपके राइट हैंड के फिंगर टिप्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आपका थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, ठीक है ना। और पाम जो है, पाम आपकी रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को। देखो हाँ, तो कैसे करेंगे? तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन नीचे की तरफ होगी, ठीक है ना। अच्छा, मैं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स पहले यूज करूंगा। मैं देखता हूं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या बताएगा, कंडक्टर किधर जा रहा है। क्या कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, इधर होगा, कहां होगा? ठीक है ना, वो तो चार्ज पे होगा। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स तो यूज किस पे होगा? चार्ज पे। फिर मैं देखता हूं इन रिलेशंस में से उस फोर्स को डिफाइन कौन करेक्टली करता है। अगर लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स ने सिखाया कि इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ होगा, तो इन दो रिलेशंस में जो रिलेशन मुझे ये सिखाएगी कि हां लगने वाला फोर्स इस पे अंदर की तरफ होगा, उसी रिलेशन को मैं कंसीडर करने वाला हूं। देखो कैसे। अब देखो सर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपना राइट हैंड का पाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे, इधर चार्ज ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा ना। हाँ, करंट ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा। देखो ये सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और चार्ज नीचे की तरफ लाओ इसको नीचे की तरफ। देखो तो आपकी तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगेगा इसमें एज पर पाम रूल। लेकिन मैंने सिखाया है पाम रूल किसके लिए यूज होता है? बोलो पॉजिटिव चार्ज के नेगेटिव चार्ज? सब पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन हम किसको ले रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है सर? ये तो नेगेटिव चार्ज है। और मैंने कहा था जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, जब आप पाम रूल नेगेटिव चार्ज के लिए यूज कर रहे होंगे, तो जो डायरेक्शन आपको पाम रूल देगा आपको उसी की रिवर्स डायरेक्शन कंसीडर करनी है। जरा करो कंसीडर। ये सर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो पाम रूल के हिसाब से कंडक्टर बाहर आना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो हमें रिवर्स डायरेक्शन करनी पड़ेगी। डायरेक्शन को रिवर्स करो तो अंदर की तरफ। तो इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स किधर होगा? बोलो अंदर की तरफ। अगर किसी को समझ नहीं आया वो फिर से देखे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे ना। करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं। देखो थंब मेरा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में और मेरे फिंगर टिप्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मेरा पाम बाहर की तरफ आ रहा है। तो पाम रूल ने बताया कि इस पे लगने वाला फोर्स नेगेटिव चार्जेस के फ्लो होने की वजह से बाहर लगने वाला है। लेकिन हम जानते हैं पाम रूल पॉजिटिव चार्ज पे यूज होता है तो हमें रिवर्स डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। किधर?
अंदर की तरफ। तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा? अंदर की तरफ। तो इन दो रिलेशंस में जो मुझे बताएगा कि लगने वाला फोर्स किधर है, अंदर की तरफ, वही रिलेशन सही होगी। एल क्रॉस बी या बी क्रॉस एल। जरा लेके आओ, देखो। हाँ देखो, मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमारे पास जो कर्ल रूल है, राइट हैंड कर्ल रूल या स्क्रू रूल जिसको आप बोलते हो, आपको हम उसी की वजह से डायरेक्शन निकालेंगे और जो सही डायरेक्शन होगी उसी रिलेशन को हम कंसीडर करेंगे। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाला मार्कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये वाला लेंथ की डायरेक्शन में है, क्योंकि लेंथ हम कंसीडर करते हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है। करंट किधर बह रही है? ऊपर की तरफ। तो लेंथ की डायरेक्शन भी किधर होगी? ऊपर की तरफ। तो ये मैं ऊपर की तरफ लेंथ की डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं। मुझे चाहिए एल क्रॉस बी। देखो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस विद बी। देखो एल क्रॉस बी, अगर आपको याद होगा कर्ल रूल, एल की डायरेक्शन में फिंगर टिप्स इस तरह से कि जब आप अपने फिंगर्स को कर्ल करोगे आपको दूसरा वेक्टर मिलेगा, तब थंब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपको उस थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। अच्छा, यहां पे कौन थर्ड वेक्टर है? सर फोर्स। तो जब हमने एल क्रॉस बी किया तो हमें एफ मिलेगा। एल ये है, देखो एल ये है, बी ये है, ये एफ होगा। एल क्रॉस बी हमें एफ देगा, एल क्रॉस बी हमें एफ देगा। किधर? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तो ही चाहिए था ना। देखो, हाँ, ये किधर देगा? जरा बी क्रॉस एल करो। सर बी क्रॉस एल इधर बाहर की तरफ। तो ये वाली रिलेशन गलत है, इस वाले रिलेशन को हम कंसीडर करने वाले नहीं है। इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा था एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। तो रिलेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि हमने जो मैंने डिस्कशन किया इस पे कि हम बी क्रॉस एल में से या बी क्रॉस एल या एल क्रॉस बी में से एल क्रॉस बी ही कंसीडर क्यों कर रहा हूं, तो कोई इशू नहीं, आप याद रख सकते हो दैट कि जो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है दैट्स एल क्रॉस बी, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें इस लॉरेंट्ज फोर्स या इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी पाम रूल ही यूज होगा, वो हमें डायरेक्शन देगा। हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हर किसी जगह पे पाम रूल का यूज कर रहे हैं, हर किसी जगह पे। यहां पे जो पाम रूल यूज होगा, देखो कैसे होगा, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। हम पाम रूल थोड़ा सा सीखेंगे यहां पे फिर से। ये मेरे पास कंडक्टर है कुछ ऐसे, सर ये कंडक्टर है और करंट ऊपर की तरफ बह रही है, ये करंट ऊपर की तरफ बह रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रखने, जैसे आप रखते हो, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक। आपका थंब इस टाइम डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिफाइन करेगा। इससे पहले क्या करता था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या डिफाइन करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। वो एक ही बात है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा, इसलिए ये एक ही बात है। अब यहां पे आपको वेलोसिटी कहीं नहीं दिख रही, यहां पे करंट दिख रही है या लेंथ वेक्टर दिख रहा है, तो आप इसी को कंसीडर करोगे। वहां पे आपको वेलोसिटी दिख रही थी, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, वहां पे आपने वेलोसिटी को कंसीडर किया। बाकी रूल सेम है। अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स कहां से, सर मैग्नेटिक फील्ड से। थंब कहां से, जहां से करंट फ्लो कर रही हो, करंट ऊपर की तरफ है और पाम पे परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो इस हालत में अंदर की तरफ फोर्स लगने वाला है। अगर मैं और एक सिचुएशन आपको कंसीडर कर रहा हूं, सर ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्स है कि नहीं, ये इनवर्स है और मैं इसमें एक कंडक्टर रखने वाला हूं। देखो ये इनवर्स है और मैं एक कंडक्टर रखने वाला हूं, इसमें कंडक्टर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंडक्टर ऐसे रखने वाला हूं, हाँ ये मैं कंडक्टर एक ऐसे रखने वाला हूं, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे बताएगा, बोलो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, तो मैं फिर से ऐसे करूंगा। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैं कंसीडर करूंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या करंट ऊपर जा रही है, नहीं, करंट तो इधर जा रही है, इधर देखो ये करंट जा रही है, तो इधर फोर्स लगेगा, तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर होगा, कुछ ऐसे परपेंडिकुलर टू द लेंथ।
क्योंकि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू एल एंड परपेंडिकुलर टू बी होगा। ये मैंने पिछली बार एक दफा समझाया था। जो यहां पे कर्ल रूल में फोर्स आपको मिलेगा, जो क्रॉस प्रोडक्ट में इस वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू बोथ किस किस पे, एल और बी पे होती है। इसलिए मैंने एल फोर्स को परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर ड्रॉ किया है। याद रहे ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी में जो डायरेक्शन ऑफ ए होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, वो बी पे भी परपेंडिकुलर होती है, सी पे भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। इसीलिए यहां पे जो हमने फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ किया है मैंने वो परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है ना। वो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर होगी। देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको 3D में समझने की जरूरत है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये हमारे पास कौन, बोलो कौन, ये हमारे पास कौन, ये हमारे पास है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है कि नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम इस पे लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस आल्सो, दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों पे परपेंडिकुलर, ऐसे इस पे परपेंडिकुलर, कुछ ऐसे ये परपेंडिकुलर, ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ ऐसे इस प्लेन में। अब इसी तरह हमें बताया गया, वहीं पे इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, हमें बताया गया बोलो अगर ये एंगल हम यहां पे 30 डिग्रीज बनाते हैं, यहां पे हमने इस एंगल को 30 डिग्री बनाया, बोलो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। सर इस पे लगने वाला फोर्स तो ये होगा, ये क्या, ये कचरा सवाल है, आई एल बी, हाँ आई एल बी साइन ऑफ थीटा। थीटा कितना, 30 डिग्रीज, है कि नहीं, गलत। थीटा 30 डिग्रीज नहीं है। देखो देखो थीटा 30 डिग्रीज नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने 30 डिग्री इधर लिखा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, कंडक्टर ऐसे है, देखो कंडक्टर ऐसे कितने डिग्री एंगल पे है, 90 पे। हमें किस किस के बीच में एंगल चाहिए होता है सर, लेंथ वेक्टर के बीच में और किसके बीच में, हाँ लेंथ वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर की तरफ और ये लेंथ वेक्टर ऐसे, देखो ये लेंथ वेक्टर ऐसे, तो कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री। तो यहां पे 30 लिखना गलत है, यहां पे सर लिखना होगा 90 डिग्रीज और फोर्स आएगा ILB, कुछ ऐसे फोर्स इतना आएगा। ठीक है ना। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब हमें कभी कभी सिचुएशंस ऐसी दी जाती है, देखो सिचुएशन कैसे दी जाती है ये आपको समझना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। कभी कभी हमें सिचुएशन ऐसी दी जाएगी, हमें बोला जाएगा कि ये लो जी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारे पास जो कंडक्टर दिया गया है वो कंडक्टर कुछ ऐसे है, ये सारे कंडक्टर ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है ना। करंट यहां से जा रही है आई करंट, फिर इधर से होके वापस आ रही है आई करंट, ठीक है। इस टाइम शेप ऑफ द कंडक्टर सिंपल नहीं है, इस टाइम कॉम्प्लेक्स शेप है, और आपको बताया गया बोलो फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स कितना होगा और कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। तब आपको याद रखना है, देखो अगर आप बोलोगे कि ये L है, हम अज्यूम करेंगे कि ये वाला कंडक्टर जो है इसकी लेंथ भी L है, और ये वाला पार्ट जो कंडक्टर का है इसकी लेंथ भी L है, दोनों की लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और हमें बताना है कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तब आप अगर देखोगे आपको क्या करना पड़ेगा, आप दो तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो पहले आप इस वाले कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालो, फिर उसके डायरेक्शन देखो, फिर इस वाले कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालो, फिर उसके डायरेक्शन देखो, फिर जो दो फोर्स आपको मिले उनको वेक्टर सम करो, ठीक है ना, कि उनको कौन सा लॉ लगेगा, रेजोल्यूशन वगैरह कर दो, ठीक है। या उससे आसान तरीका यह है कि अगर आप देखोगे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आई चाहिए, वो हमें दिया हुआ है करंट, ठीक। हमें चाहिए बी, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी दिया हुआ है। हमें चाहिए थीटा, थीटा किस किस के बीच में, लेंथ के बीच में और बी के बीच में, तो हमें एल भी चाहिए।
एल क्या है? एल लेंथ वेक्टर है। लेंथ वेक्टर का मतलब है हमें इन दोनों लेंथ्स का टोटल चाहिए, टोटल चाहिए इन दोनों लेंथ्स का। सर मतलब ये लेंथ वेक्टर एक है, ये दूसरा लेंथ वेक्टर है, हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए। अरे हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए। ये जैसे वेक्टर ए है, ये जैसे वेक्टर ए है, ये बी है, तो हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सर रिजल्टेंट तो ऐसे निकलेगा, ऐसे। कौन सा लॉ? सर ये तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखो 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 देखो, फिर से देखो। सर ये वाला वेक्टर आप एक वेक्टर ये मान लो, दूसरा वेक्टर आप इसको मान लो, ये हो गए दो वेक्टर्स। अब पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कंबाइनेड है, तो आप इसका रिजल्टेंट निकालो। सर रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट लेंथ होगी जो हमें यूज करनी है यहां पे। तो एल ये एल नहीं है, एल ये एल नहीं है, एल इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। जरा उस रिजल्टेंट को निकालो, कितना होगा? सर इसका रिजल्टेंट तो होगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको याद होगा, है ना? आई होप दैट ये आपको याद होगा, ये आपको याद होगा। अच्छा, अगर मैं रिजल्टेंट लेंथ निकालूं तो रिजल्टेंट लेंथ कितनी होगी? सर रिजल्टेंट लेंथ होगी अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर क्योंकि ए वेक्टर एल है, प्लस बी का स्क्वायर हो गया दूसरा एल का स्क्वायर प्लस 2ab 2l इंटू एल कॉस ऑफ कितने डिग्री बोलो? 90 डिग्री पे है। अच्छा कॉस 90 जीरो हो गया, ये सारा जीरो बन गया, बचा 2l स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हो गया? 2l स्क्वायर। तो रिजल्टेंट लेंथ कितनी मिलेगी? सर रिजल्टेंट लेंथ हम एल डैश से डिनोट करेंगे, वो मिलेगी, बोलो कितनी मिलेगी? सर अंडर रूट ऑफ 2l का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो रूट 2l मिलेगा, है कि नहीं? तो ये रिजल्टेंट लेंथ होगी। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज करने वाले हैं, इसको। ठीक है ना? कितना? अंडर रूट 2l। तो ये l यूज नहीं होगा, अंडर रूट 2l यूज होगा। तो फोर्स कितना होगा सर? फोर्स होगा F इज इक्वल टू I। सर I ठीक है, L के बदले क्या होगा? रूट 2l होगा, रूट 2l होगा, है कि नहीं? I, हाँ बोलो, रूट 2l B साइन ऑफ एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट लेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, रिजल्टेंट लेंथ ऐसे है। अरे बोलो कितने डिग्री एंगल पे? देखो 90 पे आगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, रिजल्टेंट लेंथ ऐसे है, ये रिजल्ट लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल पे है। इसका मतलब सर यहां पे आप साइन 90 डाल दो, तो मिलेगा F इज इक्वल टू रूट 2ILB। ये आंसर होगा, ठीक है ना? अच्छा और एक चीज, हाँ थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो बेटा थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो आपको एक चीज पता चली कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन के कंडक्टर नहीं है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बल्कि आपके पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी शेप जो है वो अजीबोगरीब है, ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स कंडक्टर्स आपको दिए हुए हैं। जैसे आपको ऐसा कंडक्टर दिया गया, ऐसा कंडक्टर दिया गया, बोलो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तब आप क्या करोगे? आपको अगर टोटल लेंथ चाहिए, आपको बेसिकली लेंथ का वेक्टर चाहिए। लेंथ का वेक्टर का क्या मतलब है? जरा सोचो, लेंथ कब वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्या जब ये डिस्टेंस होती है कि डिस्प्लेसमेंट होती है? गुड, जब ये डिस्प्लेसमेंट होती है। इसका मतलब अगर मैं यहां से लेंथ को कंसिडर करूं तो बोलो क्या मैंने वेक्टर क्वांटिटी को कंसिडर किया कि स्केलर क्वांटिटी को? सर आपने तो स्केलर क्वांटिटी को कंसिडर किया क्योंकि ये तो डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, बोलो ये क्या है? सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। तो हमें जब भी, जैसे अभी हमें दिया गया था, देखो हमें अभी ऐसे दिया गया था, एक वेक्टर ऐसे, एक लेंथ ऐसे, दूसरी लेंथ ऐसे, हमने ये निकाला, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। A line segment drawn from initial point to the final point आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। इधर से आप चलोगे तो ये डिस्टेंस है, इधर से चलोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको लेंथ वेक्टर जब भी चाहिए, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है कैलकुलेट करना चाहिए। देखो यहां फिर से मिलेगा, ये ट्राइंगल है,
इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर, वही हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितनी बार, 2 बार एल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, स्क्वायर के बदले इधर रूट आएगा, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो √2l फिर से आ गया जो हमने अभी निकाला था। तो गर्ज इस चीज से है दैट अगर आपके पास कंडक्टर किसी भी शेप का दिया गया हो और आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, तब आप लेंथ के बजाय लेंथ वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करोगे। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल आप बताओ कुछ ऐसे, आप बताओ इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखो मुझे लगता है सबने आंसर किया होगा, इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। आप बोलोगे सर अच्छा इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है। आप बोलोगे सर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। और आप सबने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि एक क्लोज्ड लूप में, एक क्लोज्ड पाथ में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है सर, 0। इसका मतलब यहां पे लेंथ वेक्टर कितना है, 0 है, तो फोर्स भी कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो कोई भी क्लोज्ड लूप अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई भी क्लोज्ड लूप रखते हो, तब उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सर किसी भी शेप का, हाँ आप सर्कल रखो, बोलो लेंथ कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सर 0। अरे है कि नहीं। आप ट्रायंगल रख लो, ठीक है ना, बोलो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, क्योंकि ये भी क्लोज्ड लूप है, ये भी क्लोज्ड लूप है, ये भी क्लोज्ड लूप है। आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, ये वाला स्ट्रक्चर ले लो, फिर आपको बताया जाएगा कि बोलो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, सर 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है L, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये बहुत आसान सा सवाल है, आपको नजर से ही पता चलेगा, हाँ सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर सकते हैं। देखो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग को रखा है, ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, कुछ ऐसे। देखो ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसकी रेडियस जो है वो r के बराबर है, कैपिटल R। मुझे बताया गया बोलो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस पे करंट आई फ्लो कर रही है, बोलो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। मैंने कहा कि फोर्स लगने वाला ये होगा, F इज इक्वल टू, देखो F इज इक्वल टू आई लेंथ इसकी, सर्कल की लेंथ है ना, नहीं सर्कल की लेंथ नहीं, लेंथ वेक्टर। अगर आप सर्कल की लेंथ को कंसिडर करोगे, बोलो आपने डिस्टेंस को कंसिडर किया कि डिस्प्लेसमेंट को, सर हमने तो डिस्टेंस को कंसिडर किया, हमने तो स्केलर को कंसिडर किया, लेकिन आपको चाहिए क्या, सर हमें तो वेक्टर चाहिए। अच्छा वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन की जाती है, सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो अगर सेंटर से लेके यहां तक आर है, तो सेंटर से लेके यहां तक भी आर होगा, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, ट्वाइस आर। तो हमारे पास एफ किसके बराबर होगा, आई लेंथ इसकी, लेकिन कौन सी लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी, ट्वाइस आर। बी मैग्नेटिक फील्ड लगने वाला साइन ऑफ 90, सर 90, हाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है कुछ ऐसे, तो 90 डिग्री इस पे 90 डिग्री बना रहा है, तो फोर्स होगा आई सॉरी ट्वाइस आई आर और बी, बिकॉज साइन 90 1 के बराबर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था दैट जब भी हमारे पास एक करंट कैरी कंडक्टर होगा, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। और इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हम कैसे निकालेंगे, इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे। राइट हैंड पाम रूल बताएगा दैट आप अपने फिंगर टिप्स को अलाइन करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है ना, और अपना, हाँ बोलो, अपना थंब करंट की डायरेक्शन में या एल की डायरेक्शन में अलाइन करो, ठीक है। अगर करंट सीधे चल रही है तो ठीक, अगर ये ऐसे चल रही है तब आप अपना थंब अलाइन नहीं कर सकते करंट की डायरेक्शन में, तब आपको
एल की डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ेगा। तो आप ये अलाइन करना है। तो ये कौन बोलो, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो, ये आर की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल करंट ऐसे जा रही तो आर की डायरेक्शन ये होगी, ये आर की डायरेक्शन, तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे और ये ऊपर की तरफ। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालें और कैसे हम डिफरेंट सिचुएशंस को डील करें। थैंक यू।